Good morning प्यारे बच्चों. I am Lakhan Kumar, your physics teacher. Today we will discuss about the chapter 10th Mechanical Properties of Fluids of your physics book class 11th. Let we discuss about it. Phases of matter. The three common phases of matter are solids, liquids and gases. ये आपको पता ही है. A solid has a definite shape and size. A liquid has a fixed volume but cannot be any shape. A gas can be any shape and also can be easily compressed. Liquid and gases both flow are called fluids. Okay, तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ जो तीनों प्रॉपर्टीज़ है ये आपको पता है कि शेप और साइज सेम होता है सॉलिड्स का. लिक्विड्स का क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है बट उसकी शेप सेम नहीं हो सकती, हर कंटेनर के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है. और ये जो है गैसेस जो होती है इसका वॉल्यूम और शेप दोनों चीज़ें फिक्स नहीं हो सकती. ठीक है, तो ये कंप्रेस की जा सकती है. और लिक्विड और गैसेस को कंबाइंडली हम बोलते हैं फ्लूइड्स. तो इस पूरे चैप्टर में हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो नेक्स्ट वन, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. ये क्या होता है? द डेंसिटी रो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, ये आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. दैट मीन्स मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आता है. तो ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब. डेंसिटी इज ऑल्सो समटाइम्स गिवन इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. CGS यूनिट होगी. टू कन्वर्ट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू केजी पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1000. ओके, ग्राम को और केजी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी है. और मरकरी जो होती है उसकी होती है 13.6 इंटू 10⁻3. ओके, केजी पर मीटर क्यूब. ये आपको पता होना चाहिए. ओके, तो ये मरकरी की होती है. मरकरी की भी बहुत यूज़ करते हैं हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में, तो ये पता होना चाहिए. द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, मतलब हम क्या करते हैं, सब्सटेंस की ग्रेविटी वो डेंसिटी ले लेते हैं और उसके अपॉन में वाटर की वो डेंसिटी लेंगे जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी. तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी. ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी इसका मतलब इसको अगर मरकरी की निकालनी है तो 10⁻3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा जो कि वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे. इसको कट करेंगे तो यूनिट लेस होगा क्योंकि दोनों डेंसिटी है. तो 13.6 इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी. क्लियर. नेक्स्ट वन, प्रेशर इन फ्लूइड्स. तो प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, तो प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो ये हमें ज़रूरत है. तो पहली बात कि अगर ये एक तरीके का फोर्स है और पर यूनिट एरिया पे, तो इसकी ज़रूरत क्यों है? उसका रीज़न है क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर एक बहुत बड़ा एरिया है उसके ऊपर मैं एक वुडन ब्लॉक से उसके ऊपर प्रेशर डालूं और एक नेल से मैं प्रेशर डालूं तो दो फोर्स डालूं, मतलब सेम फोर्स मैं एक वुडन ब्लॉक से डाल रहा हूं और एक नेल से डाल रहा हूं, तो दोनों से इम्पैक्ट किसका ज़्यादा होगा? नेल से ज़्यादा होगा क्योंकि नेल का एरिया कम है. तो इसीलिए प्रेशर की टर्म डिफाइन हुई क्योंकि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद एरिया. तो P इज इक्वल्स टू F अपॉन A. जितना ज़्यादा एरिया होगा सेम फोर्स के लिए उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा. Pressure is a scalar quantity and units of pressure in SI system is Pascal. 1 Pascal is equals to 1 Newton per meter square इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. तो pressure is the same in every direction in the fluid at a given depth. If it were not, the fluid would flow. Okay, मतलब ये क्या कह रहा है कि किसी कंटेनर में लिक्विड है तो उसके हर एक पॉइंट पर सेम हाइट के पॉइंट्स पर क्या होता है, या फिर सभी डायरेक्शंस में प्रेशर का वैल्यू क्या होता है? सेम पॉइंट के ऊपर सभी डायरेक्शन से प्रेशर का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है. क्लियर. और अगर ऐसा नहीं है तो वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, तो कंटेनर में नहीं होगा, फ्लो कर रहा होगा. नेक्स्ट वन, प्रेशर इन फ्लूइड्स. तो द प्रेशर एट अ डेप्थ h below the surface of liquid is due to the weight of the liquid above it. We can quickly calculate. ओके, वही कह रहा है कि जितना कंटेनर में लिक्विड है अगर हमने किसी एरिया के ऊपर उसका प्रेशर निकालना है या किसी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो वो प्रेशर किसकी वजह से होगा? जितना कॉलम का ये लिक्विड भरा हुआ है इसके वेट के को हम कंसीडर करेंगे पर यूनिट एरिया, तो वो उसका प्रेशर होगा. क्लियर. इस वेट की वजह से इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा. तो फोर्स अपॉन एरिया निकाल लिया. फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? mg वेट है, वेट अपॉन एरिया. m को हमने लिखा है रो ए एच. अब ये कैसे आया? क्योंकि रो इज इक्वल टू क्या होता है?
एम अपॉन वी, तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इंटू वी। अब वॉल्यूम ऑफ दिस कितना होगा इस ब्लॉक का, ए इंटू एच, ए इंटू एच। तो ये वैल्यू हमने एम की जगह यहाँ पुट कर दी। ओके, रो ए इंटू एच, यानी वॉल्यूम की जगह हमने रख दिया ए इंटू एच। तो ये आ जाएगा, ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो जी एच। ये फॉर्मूला हमने 9 चैप्टर में भी यूज़ किया था, तो ये सेम इस यहीं से आया है। रो जी एच, वेयर रो इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन एंड एच हाइट, कितने हाइट का लिक्विड उसमें फिल है। द रिलेशन इज़ वैलिड फॉर द एनी लिक्विड हुज डेंसिटी डज नॉट चेंज विद द डेप्थ, जिसकी डेंसिटी डेप्थ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, यानी यूनिफॉर्म है हर पॉइंट पर। नेक्स्ट वन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉस प्रेशर। ये क्या है, एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड वन एटमॉस्फेरिक फेयर और फेरिक प्रेशर और एटीएम। ओके, तो ये मैं बता देता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कि जो हमारा सरफेस है उस सरफेस के ऊपर जितनी एयर है, जहाँ तक कि हमारा कंप्लीट एटमॉस्फेयर ख़त्म नहीं हो जाता, तो उतने एयर का जितना वेट इस पॉइंट के ऊपर लग रहा है पर यूनिट एरिया, दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर, यानी इस एयर कॉलम की वजह से इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारे पास हो गया, जिसको हम वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अगर अर्थ सरफेस पे हम माने तो इसका वैल्यू होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कहाँ पर है, ये सी लेवल पर है। जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि एयर कॉलम का लेंथ जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर बार, इसको लिखते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेट इसके जितना ही है, ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दिस प्रेशर डज नॉट क्रश अस एज आवर सेल्स मेंटेन इन एट एन इंटरनल प्रेशर। ओके, मतलब क्या है कि जो हमारे पास है, हमारी बॉडी है, उस पूरी बॉडी को ये क्रश नहीं करता, क्योंकि जो बाहर से प्रेशर है हमारी मसल्स उतना ही प्रेशर इंटरनली प्रोवाइड कराती है टू बैलेंस इट। क्लियर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर देख लो, वन वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने ऊपर बता ही दिया, पास्कल कितना होगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये होता है 0.76 मीटर और 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। एच जी मीन्स मरकरी कॉलम इन बैरोमीटर। ये बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट की एक हमारे पास एपरेटस है, एक, ठीक है, एपरेटस है। तो ये आगे अभी हम आगे वाले कंटेंट में हम पढ़ेंगे इसको। तो इतना उसमें इतनी हाइट जब उसके अंदर मरकरी की चढ़ती है तो उसको हम इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेते हैं। अब 1 बार कितना होता है 10⁵ पास्कल, हमने ऊपर बताया। 1 टोर भी एक यूनिट है, जो कि टोर जो है 133 पास्कल होता है। ओके, तो 133 पास्कल कब आएगा, 1 मिलीमीटर हाइट ऑफ द एच जी कॉलम इन बैरोमीटर। 1 मिलीमीटर हाइट चढ़ेगी अगर बैरोमीटर में एच जी कॉलम की, मतलब मरकरी कॉलम की, तो दैट इज कॉल्ड 1 टोर। नेक्स्ट वन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉस प्रेशर। ये देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पढ़ लिया, हम गॉस प्रेशर पढ़ेंगे। मोस्ट प्रेशर गॉस मेजर्स द प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, दिस इज कॉल्ड द गॉस प्रेशर। वो क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए एक लिक्विड कॉलम जो है वो रखा हुआ है, उसमें फुल ऑफ लिक्विड है, अब ओपन है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, तो इस पॉइंट पे यानी इसके बेस पर जो प्रेशर होगा वो दो चीज़ों की वजह से होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक इस कॉलम के प्रेशर की वजह से। तो गॉस प्रेशर इज़ द प्योर प्रेशर, है ना, कि हम ये मानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना ऊपर प्रेशर अदर देन लग रहा है इन सभी चीज़ों की वजह से, दैट इज़ नोन एज गॉस प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज सम ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉस प्रेशर, मतलब दो चीज़ों का सम होगा कंप्लीट प्रेशर, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक गॉस प्रेशर, ठीक है, जो कि लिक्विड कॉलम या किसी और चीज़ की वजह से लगा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर द हेल्प ऑफ बैरोमीटर एंड गॉस मेजर विद द हेल्प ऑफ गॉस प्रेशर मेजर विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। मैनोमीटर से मेजरमेंट करते हैं, आगे पढ़ेंगे। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, प्रेशर है 1 ATM, ये सब कुछ मैंने अभी पीछे वाले में बता दिया है। क्लियर, नेक्स्ट वन, बैरोमीटर। बैरोमीटर देख लेते हैं। बैरोमीटर, दिस इज द मर्करी बैरोमीटर developed by the Torricelli to measure the atmospheric pressure. The height of the liquid column of mercury is such that the pressure in the tube at the surface level is 1 atm. Okay, therefore the pressure is often quoted in millimeters or inches of mercury. Okay, मतलब हम देखते हैं कि हम सीधा बताते हैं 76 सेंटीमीटर हाइट, सेंटीमीटर एच जी कॉलम
प्रेशर होगा इतना, हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं, तो वो इसका मतलब है कि बैरोमीटर में इतना कॉलम उसने रेज़ किया। तो ये क्या है कि एक सिंपली एक टेस्ट ट्यूब है या एक ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर हमने मरकरी को फिल किया है, और एक हमने वेसल लिया, उस वेसल में मरकरी को फिल कर लिया और उसको उल्टा करके, इसको इन्वर्टेड करके इस ट्यूब को इसमें रख दिया। तो अब ये जो भी मतलब इसके ऊपर लिक्विड चढ़ेगा वो यहाँ पर लगने वाले प्रेशर की वजह से चढ़ेगा। जितना प्रेशर इस पर आएगा तो मरकरी कॉलम उतना ही हाइट इसके अंदर गेन करेगा। तो अगर यहाँ पर देखिए ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तो 1 atm हो गया, तो ये 76 सेंटीमीटर हाइट गेन करता है एट सी लेवल। क्लियर? तो ये बैरोमीटर का वो हो गया मैकेनिज्म। उसके बाद है मैनोमीटर। मैनोमीटर गॉस प्रेशर को नोट करता है। देयर आर ए नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर प्रेशर गॉजेज, दिस वन इज एंड ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओके, तो ये हमारे पास बहुत सारी मतलब अप्रेटिसेस आते हैं, आपके मार्केट में मिलते हैं जो कि प्रेशर को नोट करने के काम आते हैं। यहाँ पर ये है, इसको ओपन ट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं। इसमें यू ट्यूब हम यूज़ कर रहे हैं, यू शेप ट्यूब है। प्रेशर इन द ओपन एंड इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। एंड द प्रेशर बीइंग मेजर्ड विल cause the fluid to rise until the pressures on the both side at the same height are equal. ओके, और यहाँ पर हम वो सिस्टम लगाते हैं जिसका प्रेशर हमने नोट करना है। तो यहाँ का और यहाँ का प्रेशर जैसे अप्लाई हो रहा है तो ये दोनों कॉलम इस तरीके से सेट हो जाए कि दोनों साइड पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाए, सेम। तो इसका मतलब ये जो है ये एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से ये ऊपर चढ़ रहा है, और वो प्रेशर क्या होगा, इतनी हाइट के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो हम निकाल सकते हैं रो जी एच से। तो ये हमारे पास मैनोमीटर का प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट वन, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अभी हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है वो देख लो। P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है ना, यानी फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो हमारे पास जो भी है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या P इज इक्वल टू रो जी एच आया लास्ट में ना, तो इस फॉर्मूले से हमने इसको डिराइव किया। तो लिक्विड कॉलम का जब हम प्रेशर देख रहे हैं तो रो जी एच यानी तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तो डेंसिटी पर, ग्रेविटी एक्सेलरेशन पर और हाइट पर। यानी वेसल के साइज़ पर उसका कोई मतलब नहीं है कि वेसल का साइज़ कुछ भी हो, सब में हाइट क्या होगी, सेम होगी अगर प्रेशर सेम है, क्योंकि अगर सेम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स स्टेट दैट द फैक्ट दैट इन different shaped container with the same base area which are filled with the liquid of the same height, the applied pressure by the liquid on the base each container is exactly same. तो आप देख सकते हो ये सभी की शेप क्या है, डिफरेंट है, बट सेम लिक्विड है और सेम प्रेशर इसमें क्रिएट हो रहा है, तो सभी की हाइट क्या होगी, सेम होगी। इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी जो टैंक्स होते हैं उनके साइड में एक छोटी सी ग्लास ट्यूब लगी होती है जो कि उसमें वाटर लेवल को बताती है कि उसमें वाटर लेवल कितना है, बहुत बड़े बड़े टैंक्स के साइड में, जो कि यहाँ पर हमारे वाटर वर्क्स वगैरह में होते हैं। तो उसमें जो वो लगा हुआ है, इसका मतलब देखो ये ट्यूब कितनी पतली है और ये कंटेनर कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा टैंक होगा। तो बट दोनों में हाइट सेम है, इसका मतलब इनके शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ इसकी हाइट पर डिपेंड करता है प्रेशर, दोनों में प्रेशर सेम होगा। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नेक्स्ट वन, पास्कल्स प्रिंसिपल। If an external pressure is applied to a confined fluid, the pressure at every point within the fluid increases by the amount. Okay, एक बंद कंटेनर के अंदर अगर हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट करते हैं तो वो प्रेशर जो है वो सभी पॉइंट्स पे क्या हो जाता है, इक्वली इंक्रीज हो जाता है। जितना अमाउंट का हम प्रेशर उसके ऊपर कर रहे हैं तो मतलब उतना ही अमाउंट का प्रेशर सभी पॉइंट्स पर लगेगा। तो इसका इस प्रिंसिपल को मतलब ये क्या हुआ कि सभी जगह प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, सेम, जितना प्रेशर हम यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 सब जगह। तो इसका प्रिंसिपल यूज़ करके हम कुछ इस प्रिंसिपल को यूज़ करके हमने कुछ एप्रेटिसेस बनाए लाइक हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है और ये हाइड्रोलिक ब्रेक है। हम कम फोर्स से भी एक हैवी व्हीकल को उठा सकते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है कि एक पंचे मतलब पैडल पे हम ब्रेक पे पैर रखते हैं तो एक सिलेंडर मूव करता है और उससे लिक्विड प्रेशर फील करता है और दोनों सब डायरेक्शन में प्रेशर का वैल्यू क्या रहता है, सेम। और वो इस रोटेटिंग डिस्क को जो कि टायर से जुड़ी होती है उसको रोकने की कोशिश करता है। क्लियर? तो ये वाला प्रिंसिपल हम देख लेते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या है, डायग्राम पीछे बना हुआ है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में P इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। ये क्या मतलब है ये मैं दिखा देता हूँ। इस डायग्राम में देखो
ये अगर यहाँ पर F1/A1 ये मान रहे हो तो F2/A2। तो हमने यहाँ पर एक ट्यूब का एरिया ज़्यादा लिया है और एक ट्यूब का एरिया कम लिया है। ओके, तो एरिया जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर की वैल्यू देख लेंगे और जहाँ पर प्रेशर की, तो दोनों P इन और P आउट सेम होने चाहिए क्योंकि सभी पॉइंट्स पे प्रेशर का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब जहाँ पर यहाँ पर हमने फोर्स एक्सर्ट किया, कम एरिया पे एक्सर्ट किया, तो इसका मतलब कम फोर्स की ज़रूरत हुई। तो जहाँ पर बड़ा एरिया होगा वहाँ पर फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। कैसे होगा वो देखें, क्योंकि दोनों सेम प्रोपोर्शन में रहने चाहिए ना। देखते हैं इसमें, देखो ये दोनों आए हमारे पास। तो अगर हम फोर्स F1 जो है वो अप्लाई कर रहे हैं किसी एक चीज़ पर, एक साइड पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, F2 इज इक्वल टू सेकेंड, मतलब हमें मिलेगा तो A2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहा। तो यहाँ पर देख लो कि F1 की वैल्यू कम रहे और हम F2 को बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा वजन को उससे F1 से उठाना चाहते हैं, तो इसका मतलब A2 बड़ा होना चाहिए, एरिया सेकंड एरिया बड़ा होना चाहिए। इस चीज़ को A2/A1 को हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, कि हमने सेम कम फोर्स से भी ज़्यादा वेट के व्हीकल को उठा लिया या वेट की चीज़ को उठा लिया। तो इसका एग्जांपल हाइड्रोलिक ब्रेक और हम कार लिफ्टिंग मशीन पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये जो है ये हमने इसका बनाया है, ठीक है, डायग्राम। तो देख सकते हो इसमें F1 यहाँ पर लगा, एरिया कम है, तो हम F2 को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो एरिया भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो तभी दोनों साइड पे प्रेशर सेम है, सीधी सी बात। देखो ये कम अमाउंट है तो ये भी कम होगी, दोनों सेम रहे इसका मतलब ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होना चाहिए। तो एरिया बढ़ाकर हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ, सॉरी ये है हमारे पास, यहाँ पर हेडिंग आनी चाहिए थी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है वो बता देता हूँ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने छोटी क्लासेस में वैसे रीड किया है, चैप्टर 9 में हमने देखा है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड, देयर इज एन नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड्स डायरेक्शन बिकॉज द प्रेशर ऑफ द टॉप एंड द बॉटम आर ऑफ इट डिफरेंट, ठीक है। और इस जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो ऊपर की साइड पे फोर्स एक्सर्ट हुआ है दैट इज कॉल्ड buoyant force, okay, that is the principle of Archimedes. And the buoyant force is found to be upwards force on the same volume of water, okay। जो buoyant force होता है वो उस किसके इक्वल होता है, जितना उसने वाटर साइड किया है उसके वॉल्यूम के बराबर। जैसे ही हम किसी चीज़ को डालते हैं तो वाटर लेवल बढ़ जाता है ना, तो इसका मतलब इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा वाटर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ओके, ठीक है, उसके वेट के इक्वल होगा। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव करनी है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ के, जैसे हमने किसी चीज़ को सबमर्ज किया तो ऊपर और नीचे प्रेशर का वैल्यू डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जिसको हम बॉयंट फोर्स बोल रहे हैं। और दैट बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम साइड बाय द, सॉरी, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ साइड बाय द ऑब्जेक्ट, ओके, ऑफ लिक्विड, ओके। तो ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो बॉयंट फोर्स क्या होगा, दोनों जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके डिफरेंस के बराबर। यहाँ पर हमने माना है कि ये इसका लेवल H2 है और ये इसका लेवल कितना H1 है, डेप्थ में है ना। तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला हमने लगाया रो जी, ठीक है, रो जी एच की जगह हमने यूज़ किया, मैं बता देता हूँ, ये P है ना, तो F निकालोगे तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये होगा। तो यहाँ पर यूज़ करोगे तो रो ए जी एच ये आ जाएगा। तो यहाँ पर रो जी ए एच का वैल्यू सेकंड वाले के लिए H2 और फर्स्ट वाले के लिए H1, ओके, ये आ जाएगा दोनों का डिफरेंस। अब इसके बाद ये वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल्टा एच के बराबर, यानी इसकी हाइट के बराबर। अब यहाँ पर रो जो है, रो वो फ्लूइड का है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है ना, क्योंकि ये फोर्सेस फ्लूइड की वजह से लग रहे हैं, तो फ्लूइड का है। अब ये जो है ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर, क्योंकि डेल्टा एच इसकी लेंथ है और इसका एरिया ए है, तो ये वॉल्यूम हो गया इसका, ये यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू द फ्लूइड, क्योंकि इसका वॉल्यूम और इसने जितना वॉल्यूम साइड किया वो दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये हम एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है उसका वॉल्यूम भी मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा फ्लूइड का मास हो गया, तो ये वेट के इक्वल आ गया। तो एफ बॉयंट इज इक्वल टू दिस, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास, क्लियर। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ बॉयंट फोर्स। देख सकते हो कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑल्सो वर्क्स इन द एयर, दिस इज
वाई हॉट एयर एंड हीलियम बलून आर राइजेस। ओके, वो भी बॉयंट फोर्सेस की वजह से होता है कि एक फोर्स नीचे की साइड पे, एक फोर्स ऊपर की साइड पे, तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की साइड हमारे पास बॉयंट फोर्स होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट वन, फ्लूइड्स इन मोशन। ओके, तो चैप्टर के अंदर फ्लूइड, अभी तक हम स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे थे, अब मोशन की बात कर रहे हैं। ऑल फ्लूइड्स फ्लो इन द classified into one or two broad categories or reasons. Okay, regimes. These two flows regimes are laminar flow and turbulent flow. ओके, यानी हम फ्लोज को, लिक्विड फ्लो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। अभी लैमिनर फ्लो क्या होता है? लैमिनर फ्लो इज ऑल्सो रेफर टू एज स्ट्रीमलाइन फ्लो और विस्कोसियस फ्लो और स्टेडी फ्लो। When a liquid flows such that each particle of the missing of the passing given point moves along the same path, has the same velocity as the preceders. Okay, and the flow is called streamline flow or steady flow. वो कहता है कि जैसे मान लो एक पॉइंट से यहाँ से कोई लिक्विड का पार्टिकल निकला, तो यहाँ पर दूसरा पार्टिकल जब आएगा और यहाँ से निकलेगा तो दोनों की स्पीड इस पॉइंट पर सेम होगी। मतलब यहाँ से निकला मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पर आते आते इसकी स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड से ही यहाँ से निकलेगा। तो सभी प्रोसीडर्स की स्पीड वही होगी जो उसकी आगे वाले की है। क्लियर? और स्ट्रीम लाइन में, स्ट्रीम लाइन देख लो, स्ट्रीम लाइन में बी डिफाइंड एज द पाथ द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड एट दैट पॉइंट। ओके, स्ट्रीम लाइन फ्लो में स्ट्रीम लाइन क्या बनेगी? जो कि जिस पाथ को कोई पार्टिकल फॉलो कर रहा है, या फिर अगर कोई कर्व है तो वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग। ट्यूब ऑफ फ्लो, ट्यूब ऑफ फ्लो, अ बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन फॉर्मिंग अ टर्बुलर रीजन इज कॉल्ड अ ट्यूब ऑफ फ्लो। ओके, मतलब अगर किसी ट्यूब में वो फ्लो हो रहा है तो उसका मतलब वो क्या होगा? ट्यूब ऑफ फ्लो हो जाएगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो में अगर फ्लो हो रहा है। इसी तरीके से टर्बुलेंट फ्लो देख लेते हैं। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है? टर्बुलेंट फ्लो इज कैटेगराइज्ड by the irregular movement of the particle of the fluids. The particles travel in a irregular path with no observable pattern and no defined layers. Okay, जब देखो सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड से फ्लूइड जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से फ्लो होता है तो उसमें पार्टिकल जो हैं वो उसी पाथ को फॉलो नहीं करते जो पाथ पहले वाले पार्टिकल ने फॉलो किया है। वो क्या करते हैं? अलग अलग पार्ट डायरेक्शन में जाते रहते हैं। तो जैसे एक टोर्नेडो आता है या फिर कोई मतलब और कोई टाइफून आता है, इस तरीके से उसमें क्या होता है कि पूरे सभी मैशअप हो जाते हैं। तो जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है तो टर्बुलेंट फ्लो। ओके, इस चीज़ को बोलेंगे। इसके क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो डिफाइन करती है कि टर्बुलेंट फ्लो होगा या लैमिनर फ्लो होगा। द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज दैट द लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो up to which the flow is streamlined and above which the flow becomes turbulent flow। मतलब वो मैक्सिमम स्पीड जिस तक वो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहे और उसके बाद वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट वन, रेनॉल्ड नंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी से रिलेटेड है। द रेनॉल्ड नंबर इज द डायमेंशनलेस नंबर comprised of a physical characteristics of the flow. The flow regime is either laminar or turbulent is determined by the calculating of the Reynolds number by of the flow। तो रेनॉल्ड नंबर जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास है रो वी और डी अपॉन एन। वी आर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, डी इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब और डायमीटर ऑफ एरिया मतलब विड्थ ऑफ एरिया, ईटा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास सारा कुछ आ गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट वन, इसमें क्या होता है कि रेनॉल्ड नंबर पे ही डिपेंड होता है। तो प्रैक्टिकल पर्पस इफ़ द रेनॉल्ड नंबर इज़ लेस देन 1000। ओके, मतलब अगर रेनॉल्ड नंबर किसी चीज़ का लेस देन 1000 है तो इसका मतलब वो कौन सा फ्लो होगा? लैमिनर फ्लो होगा। और ग्रेटर देन 2000 है तो फ्लो टर्बुलेंट होगा। फ्लो with Reynolds number between 1000 and 2000 are sometimes referred to as unsteady flow। ओके, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, कई बार ऐसा वो टर्बुलेंट भी हो जाता है, वो लिक्विड की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ द इनिशियल
फोर्स ड्यू टू द इनर्शिया, ठीक है, इनर्शियल फोर्स ड्यू टू द इनर्शिया मास ऑफ द मूविंग फ्लूइड और ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द ऑब्स्टिक इन इट्स पास टू विस्कोसिस फोर्स। ओके, तो मतलब एक तरीके से रेनॉल्ड नंबर जो है वो उस विस्कोसिस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो उसको रेजिस्टिव बनाए रखता है और एक लेमिनर फ्लो में बनाए रखता है ना। नेक्स्ट वन, equation of continuity. Equation of continuity state that the total mass of the fluids going into the tube through any cross section should be equals to the total mass coming out of the same tube from any other cross section area in the same time. Okay, the continuity इक्वेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास। वो कहता है कि जितना मास इसमें एंटर हुआ उतना ही मास बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि टोटल मास एंटर इन दिस इज इक्वल टू द टोटल मास आउटसाइड ऑफ थिंग इन अ पर्टिकुलर टाइम। क्लियर, कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो डजेंट मैटर, लेकिन मास इक्वल एंटर होगा इक्वल टाइम में और उतना इक्वल बाहर निकलेगा। तो क्लियरली टाइम इंटरवल हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसका मतलब मास पर यूनिट टाइम इनटू टाइम। ओके, तो हमने क्या किया कि मास हमने ले लिया रो ए वी। ये कैसे आया पर यूनिट टाइम के अंदर, क्योंकि मास हम निकाल रहे हैं ना, तो मास का मतलब क्या हो गया, मास इज, हम इसको टाइम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो मास इन पर यूनिट टाइम ये क्या बनेगा कि मास इज इक्वल टू द रो ए वॉल्यूम आ गया। ओके, मास इज इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम हमारे पास ए ही आया है, तो लेंथ के लिए हम वी यूज़ कर रहे हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए इंटू डी तो मान लो वॉल्यूम हो जाएगा, लेकिन टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट टाइम में। तो मास इन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू रो ए वी, ये आ जाएगा हमारे पास। तो रो ए वी आ गया और टाइम से हमने मल्टीप्लाई किया डेल्टा टी, तो ये हमारे पास है। इसके बाद देखो नेक्स्ट वन हमारे पास ये निकाल के भी बताया इसने। एंड इन द सेम टाइम इंटरवल दूसरे एरिया से जो निकलेगा वो हमारे पास ये हो जाएगा, जब हम, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि दोनों टाइम में दोनों इक्वल होने चाहिए, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड द speed remains the same at all points of the tube of flow. This is called the equation of continuity and expresses the law of conservation of mass in the fluid dynamics. Okay, जो मैंने अभी बताया कि सभी पॉइंट्स पे मास जो है वो पर यूनिट टाइम में सेम रहेगा। नेक्स्ट वन, बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल देख लो। बर्नौलीज प्रिंसिपल रिलेट्स द स्पीड ऑफ द लिक्विड एट अ पॉइंट, द प्रेशर एट दैट पॉइंट and the height of that point above a reference level. It is just application of work energy theorem in the case of fluid flow. Okay, मतलब तीन चीज़ें उसमें इंक्लूड कर रहा है कि उस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, उस पॉइंट पे हाइट क्या है, ओके, और उस पॉइंट पे स्पीड क्या है। तीन चीज़ें उसने इंक्लूड की। ठीक है, तो इसका मतलब वर्क जो है वो एनर्जी में कंज्यूम होगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ करके हम इसको प्रूव करेंगे, बर्नौली प्रिंसिपल को। इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत सारे गैजेट्स इस पे बेस्ड हो जाते हैं। वी हेयर कंसिडर द केस ऑफ इरेशनल एंड स्टडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कोसिस लिक्विड। ओके, तीन चीज़ें हमने कंसिडर की कि यहाँ पर जो स्टडी फ्लो है लिक्विड का, और सेकंड थिंग वो नॉन विस्कोसिस है। ओके, तो नॉन विस्कोसिस हमारे पास आ गया लिक्विड, यानी उसकी विस्कोसिटी नेग्लिजिबल है, और स्टडी फ्लो यानी लेमिनर फ्लो है उसका। तो बर्नौली प्रिंसिपल स्टेट दैट द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कोसियस फ्लूइड इन अ स्ट्रीमलाइन इरेशनल फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीमलाइन। ओके, एक स्ट्रीमलाइन के अकॉर्डिंग सेम रहता है। ठीक है, उन तीनों का सम। ठीक है, प्रेशर का पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये रहा। ठीक है, ये तीनों चीज़ों का सम जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर एनर्जी यानी पर यूनिट वॉल्यूम यानी प्रेशर हो जाएगा, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द सम ऑफ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी दो पॉइंट्स की बात करें तो इन दोनों का वैल्यू इक्वल आना चाहिए, तो इसको हम प्रूव करेंगे।
वन एंड ऑफ द पाइप इज़ हॉरिजॉन्टल एट अ हाइट h1 अबव, ये सब कुछ हमने लेट कर लिया कि एक पाइप ऐसे है. नाउ कंसिडर द पोर्शन ऑफ द फ्लूइड्स ऑन शेडेड, ठीक है, सिस्टम इन दिस प्लेस, पोजिशन इज दैट पोजीशन 2. तो वो सब कुछ हम डायग्राम में देख लेंगे. यहाँ पर हम काइनेटिक वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम हम यूज़ करेंगे. और यहाँ पर देख लो, 4 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम. नॉर्मल फोर्स फ्रॉम वॉल के ऊपर अगर वो लगी हुई है या नीचे फोर्स पे लगी हुई है तो उसका नॉर्मल फोर्स उस पर एक्सर्ट होगा. और फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ लिक्विड लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन पे ये. ओके. और ग्रेविटी, क्योंकि वेट भी लगेगा, वो mg नीचे की तरफ. 3 चीज़ें हैं. तो देख लेते हैं. ये हमारे पास जो चीज़ें कंसिडर की उन पॉइंट्स में वो सब कुछ आगे हैं हमारे पास. तो अब वर्क डन इन नॉर्मल फोर्स फॉर वॉल्स, वॉल के लिए जो देखेंगे तो वो जो होगा या तो सरफेस से लगेगा या फिर हमारे पास वॉल से अटैच है तो बाहर की तरफ ऐसे लगेगा ना, बाहर की तरफ. तो फ्लो इस साइड पे है और बाहर की तरफ लग रहा है, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो पेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन 0 हो जाता है. उसी तरीके से W1 जो लेफ़्ट साइड पे फोर्स लगेगा प्रेशर की वजह से लिक्विड के, तो वो कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स है हमारे पास P1 A1 और डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं कितना है, डेल्टा x1. इसी तरीके से यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे देखेंगे तो ये आ जाएगा. तो अब ये देखो, हमने ये मान लिया, ठीक है. तो नेगेटिव साइन बिकॉज फोर्स, देखो जो नेगेटिव साइन हमने लिया है वो देखो, यहाँ पर ये फोर्स है और यहाँ पर ये फोर्स है ना. तो ये दोनों फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. क्लियर, इसलिए हमने इसके अंदर नेगेटिव सिंबल लिया है. ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा. इसके बाद देखो, द वर्क डन ऑन द सिस्टम W3 बाय द ग्रेविटेशनल mg. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन है ना. तो फोर्स इस साइड पे था, डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे था, तो नेगेटिव सिंबल आ गया. इसके अंदर W3 जो हम देख रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स है, तो mg देखो वर्क डन हमने निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू mg ग्रेविटेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट h1 माइनस h2, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये रहा, लिक्विड इतनी हाइट को कवर कर रहा है. तो h1 माइनस h2 आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में. वॉल का बाहर की तरफ था और ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया. क्लियर, तो h1 माइनस h2. नेक्स्ट वन, 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई, 4 इक्वेशन हमारे पास आ गई, 4 इक्वेशन. तो WN इक्वल्स टू 0 ये आ गई सेकेंड, W1 W2 एंड WG, 3 चीज़ें आ गई. अब हमारे पास टोटल वर्क हमने निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा. तो ये चारों का हमने कर लिया. और काइनेटिक एनर्जी सेकंड पर V2 माना है स्पीड, तो ये आ जाएगा माइनस V1 स्क्वायर. तो सभी का वैल्यू हम पुट कर देते हैं. इसका तो वैल्यू नॉर्मल वाले का तो 0 है, इसको लिया नहीं, बाकी सबका हमने पुट कर दिया. अब इसको एज द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल मीन्स डेंसिटी रो इज यूनिफॉर्म, द मास फ्लो रेट एट बोथ एंड्स मस्ट बी सेम. तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लग जाएगा, रो A1 डेल्टा एक्स और रो A2 डेल्टा एक्स इज इक्वल टू m. ओके, तो ये आ गया. तो हमारे पास मास अपॉन डेंसिटी यही होगा, क्योंकि हम रो जो है वो दोनों में सेम है तो कॉमन लेके हम इसके अपॉन में कर सकते हैं. तो ये जो आया इसका और इसका वैल्यू m अपॉन रो, तो ये हमने फर्स्ट में पुट कर दिया और सेकंड में भी यहाँ पर है ना. उसके बाद देखो नेक्स्ट वन हमने क्या किया कि यहाँ पर पी एम अपॉन रो कॉमन था, वो कॉमन ले लिया और P1 माइनस P2 बचेगा. इसके पास M और G दो चीज़ें हैं ना, तो हमने M कॉमन ले लिया है ना. तो M कॉमन लिया तो M अपॉन रो है ना नीचे, तो रो का आप एलसीएम ले लो. एलसीएम लोगे तो इसके साथ भी रो मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना. और इन दोनों में तो M है ही और रो भी है. ठीक है, तो रो जब एलसीएम लेके उधर जाएगा तो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर है ना. ठीक है, और M जो यहाँ पर कॉमन आया और यहाँ पर कॉमन आया दोनों साइड पे, वो दोनों एक दूसरे से कट हो गए. क्लियर, तो एक स्टेप बीच में मतलब डायरेक्टली किया हुआ है. तो अब दोनों साइड पे आप देख सकते हो, तो हमने डिस्प्लेस किया और उसको सॉल्व कर लिया. तो दोनों साइड इक्वल आ रही है, इट मीन्स द सम ऑफ दीज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो ये बर्नौली प्रिंसिपल का एक वो हो गया डेरिवेशन. नेक्स्ट वन, बर्नौली इक्वेशन जो है उसकी अनदर फॉर्म भी है हमारे पास. अगर हम दोनों साइड पे रो जी को डिवाइड करें है ना, तो ये हमारे पास बनेगा स्टेप. ओके, तो कांस्टेंट में रो जी कांस्टेंट है, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा.
यहाँ पर रो जी से डिवाइड करोगे तो हमारे पास रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा और वी स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा। यहाँ पर रो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एच बचेगा। तो ईच टर्म इज अबव इक्वेशन इन द हैज़ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, हेंस एवरी टर्म इज कॉल्ड एज हेड। लेंथ सभी जो है यहाँ पर लेंथ की डायमेंशंस है सभी की, तो इसका मतलब हम इनको हेड बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म पी अपॉन रो जी, इसको हम प्रेशर हेड बोलते हैं। और सेकेंड टर्म हमारे पास हाफ वी स्क्वायर अपॉन जी, इसको हम वेलोसिटी हेड बोलते हैं। और थर्ड टर्म जो एच है उसको हम बोलते हैं एलिवेशन हेड। ओके, तो एलिवेशन हेड हो गया, ठीक है। इसके बाद वेलोसिटी हेड हो गया और प्रेशर हेड हो गया। दो चीज़ें हमारे पास आ गई, तीन चीज़ें। ओके, तो ये बर्नौली प्रिंसिपल था। तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस देन यू कैन आस्क मी लेटर। थैंक यू।